कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम के जाने के बाद से जूही का दिल बेचैन था। उसे अजीब सा फील हो रहा था। उस दिन उसने कितने मन से वो बुके लिया था जो विक्रम ने बिना देखे ही साइड पर रख दिया। उस रात लेटे लेटे जूही यही सब सोच रही थी कि उसकी आंख लग गई। उसे वो सीन याद आया जब उसे कमरे में बंद किया हुआ था, तो कमल और चाहत ने उसे बंद कर रखा था। उनके साथ ममता भी थी। जूही की आंख खुली तो उसने उनकी बातें सुनी। वो कमीना विक्रम यहाँ भी आ गया। चलो वो पिछले दरवाजे से निकल लो। अब मुंबई जाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। लेकिन सुनो, जैसा कहता हूँ करो। वो लोग इसे और ममता को कमरे में छोड़कर कहीं चले गए। जूही ने कुछ देर बाद दरवाजे के उस पार से आवाज़ आई। वो बोली, मुझे पता था विक्रम तुम आओगे। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। जूही जोर से चिल्लाई, विक्रम, और उसकी आंख खुल गई। चीफ उसके पास भाग कर आए। उन्होंने देखा जूही पसीना पसीना हुई पड़ी थी। उन्होंने उसे जगाया और पानी पिलाया। जूही चीफ की तरफ देखकर बोली, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, चीफ ने उसे पानी पिलाते हुए कहा। पापा, मुझे सपना आया कि मैं किसी कमरे में बंद थी। कोई लड़का और एक लड़की थी। वो ममता भी उनके साथ थी। वो मुझे और ममता को बंद करके कहीं चले गए। फिर मैंने विक्रम की आवाज़ सुनी तो मैं चिल्लाई। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त आई है। विक्रम बता रहा था जब तुम्हें किडनैप करके ले गए थे तो वो नकली बिक्की और एक लड़की ही तुम्हारे साथ थे। विक्रम तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया था, पर वो तुम्हें वहाँ से लेके चले गए थे, चीफ ने बताया। क्या क्या सच में ये विक्रम ही विक्की है? हाँ बेटा, ये विक्की ही है। तुम दोनों बचपन में एक साथ किडनैप हुए थे, चीफ बोले। इस बात का आपको कैसे पता? बेटा, उस वक्त मेरी पोस्टिंग वहीं की थी। मैं सारी डिटेल जानता हूँ। बाकी मुझे राहुल ने पूरी स्टोरी सुनाई है। जूही हैरान रह गई। इसका मतलब विक्रम ठीक कह रहा था कि वो ही विक्की है। मैं भी कितनी पागल हूँ। मैंने उसे क्या क्या कह दिया। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जूही रो पड़ी। बेटा, मुझे क्या पता कि तुम दोनों किस बात से नाराज हो। मैंने पूछा था तब तुमने कुछ बताया नहीं। चलो अब सो जाओ, कल देखेंगे, कहकर चीफ उसकी चद्दर ठीक करके चले गए। दिन गुजरते गए। जूही सोचती रही। उसे विक्रम और याद आने लगा। उसे हॉस्पिटल में होश आने पर से अब तक का विक्रम के साथ बिताया समय बार बार याद आने लगा था। वो विक्रम की दी कैसेट सुनती रहती। उसे हर घड़ी विक्रम की कही बातें याद आती। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता कि उसने क्यों सोच समझ कर नहीं कहा। फिर उसने खुद को ही कहा कि जूही, सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस जुबान को संभाल कर रखना चाहिए। सीमा ठीक कह रही थी कि एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं हो सकती। वो काफ़ी देर सोचती रही। अगले दिन नाश्ते के वक्त वो बोली, पापा, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। मैं दादी और बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा तुम क्या चाहती हो। तुम्हें अब याद आ गया कि विक्रम ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? चीफ ने पूछा। नहीं पापा, मुझे कुछ याद नहीं आया, पर आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि वो अच्छा इंसान है। वो सच कह रहा था और मैंने उसे बेवजह ही इतनी बातें सुना दी, जूही बोली। बेटा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, इसलिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इतना ढूंढा तुम्हारी माँ को, इतने साल यही सोचता रहा एक बार मिल जाए तो माफ़ी मांग लूँगा, पर किसे पता था कि मेरी किस्मत में उससे माफ़ी मांगना लिखा ही नहीं था। मुझे इसी गिल्ट के साथ बाकी की उम्र भी काटनी है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ये हो। मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा, तैयार रहना। अनाथ आश्रम हवेली। जूही शाम को हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। वो खड़ी उस दरवाजे को देखे जा रही थी। तभी दरवाज़ा अंदर से खुला। ममता थी। वो जूही से लिपट गई। जूही भी उसके गले लगकर रो दी। तभी वहाँ सीमा आ गई। जूही, तुम यहाँ? तुम कब आई? फ़ोन कर देती, कोई लेने आ जाता। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, कहकर वो सीमा से लिपट गई। सीमा उसे अंदर ले गई। ममता उनके लिए चाय बनाने चली गई। जूही दादी से मिलने गई। वो दादी से मिली। दादी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? तेरा पापा कैसा है? भगवान का शुक्र है कि तुझे तेरे पापा, तेरा घर मिल गया, दादी बोली।
हाँ जी दादी जी, पापा ठीक हैं। वो भी आना चाहते थे पर काम के कारण आ नहीं पाए। कह रहे थे कि जल्द ही आएंगे, जूही बोली। तभी सब बच्चे उससे मिलने आ गए। चिंटू सबसे पहले आया। केसू, रवि और सोनू उसके पीछे आ गए। सब आकर जूही से लिपट गए। चिंटू बोला, दीदी आपके पापा नहीं आए? दीदी जी, भगवान जी बहुत अच्छे हैं ना, मुझे मेरी मम्मी दे दिया और आपको आपके पापा। हाँ बेटा, भगवान जी बहुत अच्छे हैं। हम जो मांगते हैं देर से ही सही वो हमें मिल जाता है। भगवान सबकी सुनते हैं, जूही बोली। फिर उसने आसपास देखकर पूछा, वो पिंकी कहाँ है? उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, वो हॉस्टल में रहती है, सीमा ने बताया। सब विक्रम बेटा की मेहरबानी है। कहाँ तो ये आश्रम बंद होने की कगार में था और कहाँ अब सब तरक्की कर रहे हैं, दादी जी बोली। जूही विक्रम का नाम सुनकर हैरान हो गई। ममता चाय ले आई। चाय पीते हुए उसने ममता से पूछा, ममता तुम यहाँ कब आई? हॉस्पिटल से तुम्हारे आने के 2 दिन बाद मैं भी यहाँ आ गई। फिर विक्रम जी ने मेरा चिंटू भी मुझे दिला दिया, ममता बोली। चिंटू दिला दिया मतलब? जूही, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम किडनैप हुई। वो नकली बिक्की चिंटू का चाचा था। वो मुझे एक बार बाहर बाजार में मिला, बाद में उसे मेरे यहाँ रहने और चिंटू के बारे में पता चल गया। उसने मुझे चिंटू को ले जाने का डर दिखाकर तुम्हारी बचपन की तस्वीर और जानकारी ले ली। फिर उसने आपसे दोस्ती कर ली। वो हर बार मुझे डरा देता कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो चिंटू को लेकर चला जाएगा। मैं उसकी हर बात मानती रही। उस दिन भी वो मुझे यही कहकर साथ ले गया था। वो तो वहाँ जाकर मैंने तुम्हें देखा, उसने मुझे भी तेरे साथ बंद कर दिया। उसका तुझे मारकर मुझे फंसाने का इरादा था, पर विक्रम जी के आने से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो चिढ़कर हम दोनों को मुंबई ले गया। वो चाहता था कि मुझे इन सब में मास्टरमाइंड घोषित कर दे, पर विक्रम जी वहाँ भी पहुँच गए और हमें बचा लिया। वो लोग चिंटू को भी ले गए थे, विक्रम जी उसे भी बचा लिया और वापस ले आए। सच में मैं सारी उम्र उनका कर्ज नहीं उतार सकती। ममता ने अब तक की सारी कहानी सुना दी। जूही को झटके पर झटके लग रहे थे, जिससे बात करते करते वो ही विक्रम के गुण गाता। वो हैरान थी कि उसे विक्रम की अच्छाई कैसे नहीं दिखी। चाय पीकर वो सीमा के साथ अपने कमरे में रेस्ट करने आ गई। उसने सीमा से पूछा, सीमा क्या सच में विक्रम ऐसे हैं? क्या सच में मैंने उनसे गलत कहा? अगर मैं अब जाऊं तो क्या वो मुझसे बात कर लेगा? गलती तो तुमने की है, उस जैसा बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम बात करने की बात करती हो, वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता। ललित बता रहा था कि वो बिल्कुल भूल गया है तुम्हें, सीमा बोली। जूही को अब समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो सारी रात नहीं सो पाई। सुबह सुबह उसे नींद आ गई। जब वो उठी तो दोपहर के 12-15 हो गए थे। वो नहा धोकर बाहर आई। दादी के कमरे से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो गाने के बोलों से प्रभावित हुई। सच में गाने में कितना सही कहा है। उसने दादी के कमरे में जाकर गाने को रिवर्स करके दोबारा लगाया। गाना फिर बजने लगा। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। वो चाय नाश्ता भी वहीं ले आई और बैठकर गाना सुनने लगी। तभी दादी आई। अरे तू कब आई? मैं भी कहूँ कि गाना ख़त्म क्यों नहीं हुआ, तूने दोबारा लगा दिया क्या? हाँ दादी जी, गाने के बोल बहुत अच्छे लगे इसलिए शुरू से लगा दिया, जूही बोली। हाँ, बोल तो अच्छे हैं ही। पुराने गानों में एक सीख होती थी, जैसे इसमें रिश्ते संभालने की सीख दी है कि अगर रिश्तों में कोई गलतफहमी हो तो उसे क्लियर कर लो, शक करके उसे और मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता बिगड़ जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है। दादी ने सारी डिटेल बता दी। जूही बुत बनी सुनती रही। अचानक उसके मन में कुछ आया। वो खाना खत्म करके उठी और बाहर आ गई। उसने टैक्सी की और विक्रम की कंपनी पहुंच गई, ओबराय कंपनी। वो रिसेप्शन पर पहुंची तो उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया और पूछा, जी आपको किससे मिलना है? जूही ने देखा कि ये नई लड़की है इसलिए उसे पहचान नहीं रही। उसने बताया, मुझे मिस्टर विक्रम से मिलना है, मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी नहीं। ओके, आप वेट कीजिए, मैं पूछ कर बताती हूँ, कहकर उसने विक्रम के ऑफिस फ़ोन किया। हेलो सर, कोई मिस जूही आई हैं किसी अनाथ आश्रम से? ओके, भेज दो। फ़ोन ललित ने उठाया। जाइए, मिस आपको बुलाया है। जी थैंक यू, कहकर जूही ने पूछा, कौन सी फ्लोर पर हैं? वो कुछ बताती तभी वहाँ ललित आ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ललित बोला।
मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आई हूँ, वो दें या ना दें उनकी मर्ज़ी। प्लीज़ एक बार मुझे उसके पास ले चलो, जूही बोली। ललित उसे विक्रम के कमरे में ले गया। विक्रम ने देखकर अनदेखा कर दिया। ललित उसे छोड़कर चला गया। जूही बोली, विक्रम, मुझे कुछ याद नहीं था और ना ही अब है। हम में क्या रिश्ता था, ना मुझे ये याद था कि आप कैसे इंसान हैं। लेकिन लोगों से सुनकर मुझे पता चला कि आप वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने आपको समझा और आपको कहा। मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद नहीं करती, चाहे आप माफ़ करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। मैं अपने मन की तसल्ली के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विक्रम कुछ नहीं बोला। जब इसे खुद उम्मीद नहीं है तो मैं कौन होता हूँ इसे माफ़ करने वाला। नहीं विक्की, तुम नहीं करोगे, इस बार नहीं। उसने खुद को रोक लिया। जूही खड़ी उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। फिर विक्रम ने ललित को फ़ोन किया। ललित वहाँ आया तो विक्रम बोला, इसे ले जाओ। पर विक्रम, जूही बोली। ललित, तुमसे कहा ना कि इसे ले जाओ, विक्रम थोड़ा गुस्से में बोला। ललित ने जूही से चले जाने को कहा। जूही सर झुकाकर चली गई। उसने मुंह मोड़ा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और खुद को समझाया, नहीं विक्की, अब नहीं। हर बार इसके लिए मम्मी का दिल नहीं तोड़ूंगा। पहले भी माँ ने रिश्ते की बात चलाई पर जूही के कारण वो गया नहीं। आज भी मम्मी ने एक लड़की को देखने के लिए जल्दी बुलाया है। वो ऐसा नहीं करेगा, मम्मी उसका बुरा नहीं करेंगी। यही सब सोचकर उसने सिया को फ़ोन किया। हेलो माँ, कितने बजे पहुँचना है? मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा, देख मैं नहीं जाऊँगी, तू खुद आपस में बात कर लेना। तुम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाना। मैं तुझे उसकी फ़ोटो और एड्रेस सेंड कर देती हूँ। कहकर सिया ने एड्रेस और फ़ोटो विक्रम को सेंड कर दी। विक्रम ने अपने कपड़े सेट किए। उसने जल्दी से ललित को फ़ोन किया। हेलो, हो गई क्या? हाँ, चली गई। तूने माफ़ कर दिया? तुझे क्या लगता है? विक्रम ने उल्टा सवाल किया। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने माफ़ नहीं किया होगा, ललित बोला। अच्छा छोड़ वो बात, कार निकाल, वो मम्मा की बताई लड़की से मिलना है। ओके, आ जाओ, मैं कार निकालता हूँ, ललित बोला। विक्रम मेन गेट पर आया। ललित कार लेकर खड़ा था। विक्रम बैठ गया। दोनों बताए हुए होटल पहुँच गए। दोनों अंदर आए। विक्रम ने देखा कि लड़की अकेली ही आई है तो उसने ललित को भी दूर बिठा दिया। वो लड़की के पास गया। उसने बड़े अदब से हेलो कहा और बैठ गया। लड़की बहुत ही सुंदर थी। वो बोली, हेलो जी, मैं अनिका, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। आपकी मम्मी से मिली थी तो उन्होंने मेरी मम्मी से बात कर ली। मेरा नाम विक्रम ओबराय है। वो कुछ और कहता इससे पहले ही वो बोली, आपको कौन नहीं जानता। हम बात शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए, विक्रम बोला। जी, मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन मैं नहीं जानती कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उससे बात करके देख लूँ, आगे मेरी किस्मत। मतलब आप मुझे एक्स्ट्रा में रखना चाहती हैं? अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो मैं हूँ ही, विक्रम ने कहा। देखिए, असल में मेरी माँ मुझे मार डालेंगी अगर मैंने आपको जवाब दिया तो, और मुझे उसका भी पता नहीं, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। विक्रम अपनी वही शरारत वाली स्माइल बिखेरता हुआ बोला, ओके, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? कौन है वो? विक्रम की बात सुनकर पहले वो हैरान हुई, फिर बोली, जी, आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। माँ बता रही थी आप बहुत समझदार हैं। वो इनकम टैक्स अफसर है। मैं मामा के घर गई हुई थी, वो वहाँ चेकिंग करने आए थे। मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गए थे। उसके बाद मैं बहाना करके मामा के घर रुक गई थी। वो भी 3-4 दिन चेकिंग करने आते रहे, उसके बाद नहीं मिले। उसका नाम क्या है? मेरा एक फ्रेंड भी उसी डिपार्टमेंट में है, आप कहें तो उससे पता कर सकते हैं, विक्रम बोला। जी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, बस चेहरा याद है। मैंने एक स्केच भी बनवाया था किसी एक्सपर्ट से, ये देखिए, कहकर उसने एक स्केच विक्रम को दिखाया। विक्रम स्केच देखकर थोड़ा परेशान हो गया। ये गौतम का स्केच था। गौतम सुशील का दोस्त था। पिछले महीने किसी ने उसका मर्डर कर दिया, बाद में वो पकड़ा भी गया। विक्रम को कुछ याद आया। उसने सुशील को फ़ोन करके बुला लिया। उसने अनिका से कहा, देखिए, मैंने अपने दोस्त जो इनकम टैक्स अफसर है उसे बुलाया है, वो आपको उससे मिलवा देगा। कहकर विक्रम ने काफ़ी का घूंट भरा। फिर दोनों उसका वेट करने लगे। विक्रम अपने फ़ोन में बिजी हो गया। इतने में सुशील आ गया। उसने विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं उसे देख कर आता हूँ, कहकर वो बाहर आ गया। सुशील बाहर ही था। उसने विक्रम को देखते ही कहा, यार, काम के वक्त तो छोड़ दिया कर। अच्छा बता किस लिए बुलाया?
जब तुझे पता चलेगा तो दुआएं देगा तू, विक्रम बोला। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया, सुशील बोला। तू कह रहा था ना कि कोई लड़की गौतम को ढूंढने आई थी जिसपे तुझे तरस आया और बाद में दिल भी आ गया था। तूने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं थी। विक्रम उसका रिएक्शन जानना चाहता था। हाँ, बहुत ढूंढा उसे पर वो मिली नहीं, सुशील उसे सवालिया नज़रों से देखता हुआ बोला। अगर मैं कहूँ कि वो मुझे मिल गई है तो, विक्रम ने सस्पेंस बनाए रखा। सच, कहाँ है वो, सुशील ने आतुरता से पूछा। लेकिन वो तो गौतम को पसंद करती है, विक्रम ने फिर बात घुमा दी। वो सब मैं अपने आप संभाल लूँगा, मुझे बता वो कहाँ है। चल आजा, तुझे उसके पास ले चलता हूँ, पर बाकी का काम सोच समझ कर। लड़की अच्छी है, अच्छे खानदान की है, शादी की चिंता मत करना, मैं करवा दूंगा, कहकर विक्रम उसे अंदर ले गया। वो क्यों बार बार अनिका खिड़की बैठी के काफी पास पी आकर रही थी। उसकी वो खिड़की की सुशील को तरफ देखकर देखती है? खड़ी हो क्यों गई। उम्मीद रखती है देखो कि वो अनिका, दिखे? ये मेरा दोस्त सुशील है जिसकी मैं बात कर रहा था, और सुशील ये है अनिका जिसे मम्मी ने मेरे साथ शादी के लिए चुना है। सुशील ने अनिका को कहा। हेलो, आखिर आप मिल ही गई। मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप नहीं मिली, अब जाकर मिली हैं। जी, आप मुझे जानते हैं? अनिका, जब तुम इस फोटे वालों को ढूंढने इनकम टैक्स ऑफिस गई थी तो इसे मिली थी। इसने मुझे बताया था जैसे तुम उसे पहली नज़र में प्यार करने लगी, ऐसे ही ये तुम्हें पहली बार में ही प्यार करने लगा था। देखिए, ये बहुत अच्छा है, आप इससे शादी कर लें, ये आपको खुश रखेगा, कहकर विक्रम जाने लगा। फिर बोला, मुझे ज़रूरी काम है, दोनों बात करो, मैं चलता हूँ, मुझे बाद में बता देना। दोनों विक्रम को जाते हुए देख रहे थे। अनिका मुंह नीचे करके बैठी थी। सुशील बोला, देखिए, मैं उसे जानता हूँ, वो गौतम था का क्या मतलब है? किसी का केस देख रहा था तो उसने गौतम को खरीदना चाहा, पर वो नहीं माना, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उस दिन जब आप आई तो आप मुझे अच्छी लगी और इसलिए उस दिन के बाद मैंने आपको हर जगह ढूंढा पर आप नहीं मिली। देखिए, मैं ऐसे कैसे आपको अपना लूँ, मैं आपको जानती भी नहीं, मेरी मम्मी मेरी जान निकाल देंगी अगर मैं किसी और से शादी करूँगी तो। लेकिन आपने विक्रम से तो कहा कि आप गौतम से शादी करना चाहती हैं, एक चांस मुझे भी दे दो, सच कहता हूँ कि धोखा नहीं दूंगा, सुशील बोला। वो कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, पहले कुछ दिन देखते हैं फिर सोचेंगे। मुझे मंजूर है, तो फिर फ्रेंड्स अपना फ़ोन देना, कहकर उसने अनिका का फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर फिट करके खुद को कॉल कर ली। वो दोनों बैठे बातें करते रहे और फिर दोनों इधर उधर घूमे, खाना खाया और अंत में सुशील ने उसे घर छोड़ दिया। सुशील को उसकी बातों से लग रहा था कि वो इसे पसंद करने लगेगी। विक्रम वापस कंपनी में आ गया। उसने सिया को फ़ोन किया। हेलो मम्मी, मैं उस लड़की से मिल आया। कैसी लगी, सिया बोली। मम्मी, लड़की सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है, मतलब मेरे टाइप की लगी, विक्रम बोला। मुझे पता था तुझे ज़रूर पसंद आएगी। विक्की, क्या मैं हाँ समझूं, सिया बोली। मम्मा, मेरे तरफ से तो हाँ थी, पर वो लड़की किसी और को चाहती है। मम्मा, घर आकर बात करेंगे, फ़ोन पर इतनी बात नहीं हो सकती, बस रिजल्ट बता देता हूँ, ये हो नहीं सकता, नो है, एंड बिग नो। ओह, मैं तो समझी थी कि इस बार बात बन जाएगी, चल जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, पर मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। विक्रम अपनी माँ के लिए दुखी था। मेरे लिए क्या क्या करती है और मैं उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, पर मैंने कोशिश तो की थी, अब वो मेरे दोस्त की पसंद निकली तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी मम्मा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ कि आप खुश हो जाएं। कुछ दिन बाद मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी ने इतने सालों में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार वो प्रीत आंटी को कह रही थी कि वो एक बार डिज्नीलैंड घूमना चाहती हैं, क्यों ना पापा से बात की जाए। वो राहुल के ऑफिस में गया। राहुल और राज बैठे किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहे थे। विक्रम ने राज के चरण छुए और अपने स्टाइल में बोला, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कुछ हो गया है क्या? वो दोनों बाहें फैलाकर शाहरुख खान के पोज में खड़ा छप गया। राहुल ने गद्दी उठाकर उसको मारी। आजा, तू भी बैठ जा, हम एक ज़रूरी बात कर रहे हैं, राज बोला। बात बताओगे तभी समझ पाऊंगा। विक्रम को लगा कि वो एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी वो बोला, यार वो तेरी बुआ रीत है ना, वो आ रही है आदित्य और अपने बच्चों के साथ। आदित्य के साथ एक डील करनी है, ये प्रोजेक्ट देख। वैसे तो वो बहुत ही काबिल है और हमारी सपोर्ट भी होगी, फिर भी कुछ डाउट है, राहुल बोला। क्या रीत बुआ आ रही है? वाह, शान को देखे भी काफ़ी देर हो गई है पापा, पर आपको कुछ और भी याद है, विक्रम बोला।
अब क्या छूट गया? राज, तुम बूढ़े होते जा रहे हो। अब ये क्या कह रहा है, कुछ पता है? राहुल ने राज को कहा। मुझे क्या पता, तुम दोनों की कोई सीक्रेट होगी, मुझे क्या लेना? राज बोला। अरे अंकल को क्या पता, आपकी एनिवर्सरी है, आपने कुछ प्लान किया क्या? विक्रम बोला। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, क्या करना है? मुझे तो हमेशा की तरह कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करूँ? तू पूछ रहा है तो कुछ तो सोचा होगा, राहुल बोला। मैंने सोचा है आप लोग डिज्नीलैंड चले जाएं। मुझे याद है माँ एक बार प्रीत आंटी से कह रही थी कि उनका मन है कि वो डिज्नीलैंड जाए। पापा, इतने साल शादी को हो गए, आप उन्हें कहीं लेकर नहीं गए। अब ये मत कहना कि स्विट्जरलैंड ले गया था, वो आपको शादी के बाद गए थे, उस बात को 20 साल हो गए हैं, विक्रम बोला। प्लान तो बढ़िया है, पर आदित्य और रीत भी तो आ रहे हैं, राहुल ने चिंता जताई। तो उन्हें भी साथ ले जाओ, शान और वो दोनों भी एंजॉय कर लेंगे, विक्रम बोला। ये भी ठीक है यार, हम भी चलें, प्रीत को भी काफ़ी देर हो गया है कहीं गए हुए, राज बोला। चलिए भी ठीक है, आप सब लोग इकट्ठे पार्टी कर लेना, विक्रम बोला। राज, तुम अभी किसी को मत बताना, हम उन्हें टाइम पर ही बताएंगे, या उन्हें पहुंचकर ही पता लगने दो, मैं आदित्य को भी फ़ोन कर देता हूँ, राहुल बोला। उसने आदित्य को फ़ोन किया। हेलो आदि, क्या हाल है? ठीक हूँ भैया, आप बताइए कैसे याद किया, आदित्य ने पूछा। आदि, बात यह है कि अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, सिया के लिए सरप्राइज है। मैं चाहता हूँ कि हम डिज्नीलैंड जाएं। ये तो बहुत अच्छा है भैया, कोई बात नहीं, मैं आपके वापस आने पर आ जाऊँगा, आदित्य बोला। अरे नहीं, हमने सलाह की है कि तुम भी साथ चलो, रीत और शान भी घूम लेंगे, राहुल बोला। भैया जैसी आपकी मर्ज़ी, पर एक बात और, अगर सरप्राइज़ है तो आप भाभी जी से कहना कि हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं भी रीत को यही कह दूंगा, आदित्य बोला। हमारी रीत तो वैसे भी भोली है, सिया भी मान जाएगी, बस प्रीत का डर है, वो ज़्यादा तेज है, और हमारा राज ज़्यादा भोला, राहुल हंसते हुए बोला। अच्छा, वो भी जाएंगे? हाँ, उन्हें समझा लेना, चलो कोशिश कर लेंगे, बाकी रब की मर्ज़ी, वो भी हंस दिया। चल ठीक है, मैं दिन फिक्स कर लूँगा, तुम लोग 1-2 दिन पहले आ जाना, विक्की भी मिलना चाहता है तुम लोगों से, खासकर शान से, राहुल बोला। आदित्य से बात करके राहुल ने राज की तरफ देखकर कहा, प्रीत को बताना कि बिजनेस ट्रिप पर जाना है, उन्हें वहीं जाकर पता लगना चाहिए कि वो कहाँ आए हैं। ये भी ठीक है यार, जाना कब है? राज बोला। 7 को एनिवर्सरी है, हम लोग 5 को चलते हैं, जाकर एक दिन रेस्ट हो जाएगा, राहुल ने कहा। ओके पापा, मैं चलता हूँ, विक्रम बोला। तुझे कितनी बार समझाया है कि कंपनी में मुझे पापा नहीं कहना, राहुल बोला। आप मेरे पापा नहीं हो क्या? विक्रम ने इमोशनल कार्ड प्ले किया और मुंह बनाते हुए पूछा। अरे वो बात नहीं है, चल छोड़, मुझे ये बता कि तू तो लड़की से मिलने गया था, क्या हुआ? राहुल ने पूछा। होना क्या था, वो सुशील के डिपार्टमेंट के गौतम को पसंद करती है, उसे गौतम के डेथ के बारे में नहीं पता, और सुशील उसे पसंद करता है। सुशील ने मुझे बताया था कि कोई लड़की गौतम को ढूंढने आई थी, वो मुझे पसंद आ गई। जब मुझे अनिका ने बताया कि वो गौतम को ढूंढने वहाँ गई थी तो मुझे पता चल गया कि वो सुशील है, तो मैंने सुशील को बुलाकर अपनी डेट उसे दे दी। ठीक किया ना मैंने? विक्रम बोला। हाँ, बहुत बढ़िया किया, कुछ और नहीं बताना तुम्हें? राहुल बोला। और क्या बताना है? फिर कुछ सोच कर बोला। अच्छा, वो इसमें बताना क्या है? वो आई, माफ़ी मांगी और चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने माफ़ी मांगी मतलब उसकी याददाश्त आ गई क्या? मुझे क्या पता, मैंने बताया तो है कि मैंने कुछ नहीं कहा, विक्रम उसी टोन में बोला। लेकिन जब वो तेरे कमरे से निकली तो इतना क्यों रो रही थी? मुझे तो लगता है कि उसे सब याद आ गया होगा, राहुल बोला। फिर वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए गाना गाने लगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पापा, मैंने उसे भुला दिया है, आपको गलतफहमी है, मैं नहीं सोचता उसके बारे में, मेरे लिए वो कुछ मायने नहीं रखती, विक्रम बोला। विक्की, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही बोले जा रहे हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे तू भूल जाता है कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, बचपन से देखते आया हूँ तुझे। जब मैं तुझे अमेरिका से लाया था तो तू मुझसे डरता था और बोलता नहीं था, तो मैं तेरे चेहरे से सारी बात समझ जाता था। अब तो तेरे साथ इतनी देर हो गई है, अब कैसे नहीं समझूंगा तुझे? क्या मुझे पता नहीं वो लड़की जब तुझे पसंद आ गई थी तो तू छोड़कर क्यों आया? राहुल बोला। नहीं पापा, वो सुशील को पसंद थी इसलिए छोड़ आया। जब आपको पता है कि राज अंकल को प्रीत आंटी पसंद है तो क्या इसके बावजूद, क्या आप दादी के कहने से इनसे शादी कर लेते क्या?
और वैसे भी हमें अलग हुए 2 महीने हो गए हैं। विक्रम ने अपना ही लॉजिक लगाया। राज जो वहाँ बैठा काम कर रहा था, उसने नज़रें उठाकर विक्रम की तरफ देखकर कहा, विक्की तू सुधर जा, प्रीत को बीच में मत ला। राज तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। ये सोचता है कि हम बचपन से ही ऐसे हैं। ये भूल गया कि हम भी इसकी उम्र में से निकले हैं। बेटा जो तू 2 महीने की बात कर रहा है, मैं तेरी माँ से अलग होने के 4 साल बाद मिला था, पर फिर भी हमारा प्यार एक दूसरे के लिए वैसा ही था। अब तू कहता है कि तू भूल गया है, पर फिर भी तुझे याद है कि 2 महीने हो गए हैं। यही प्यार है। तू अलग होकर भी दिन गिन रहा है। देख, उसे कुछ याद नहीं था तो बोल दिया। तुझे इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए। कल अगर किसी और से शादी हो भी गई तो तुम दोनों को कंपेयर करते रहोगे। इसलिए कहता हूँ कि बात कर लो। अच्छी लड़की है, अगर ऐसी वैसी होती तो तुमसे दोबारा दोस्ती कर लेती, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैं तो समझा ही सकता हूँ, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, राहुल बोला। ओके पापा, मैं चलता हूँ, आप अपने सरप्राइज़ की तैयारी कर लेना, विक्रम बोला। इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कहकर उसने जूही को फ़ोन किया। जूही कंपनी से निकलकर यूं ही सड़कों पर चली जा रही थी। उसे अब अपने किए पर पछतावा था। उसे ज़्यादा दुख हो रहा था ये सोचकर कि विक्रम ने उसे माफ़ नहीं किया। वो चली जा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से किसी की आवाज़ आई। हेलो जूही, मैं चीफ का दोस्त ओबराय कंपनी का ऑनर बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? वैसे कहाँ हो तुम? मैं किसी को तुम्हें लेने भेजता हूँ। नहीं अंकल जी, आप रहने दीजिए, आप मुझे फ्लोर बता दीजिए, मैं आ जाती हूँ, जूही ने कुछ सोचकर कहा। राहुल ने ओके कहकर उसे फ्लोर नंबर बता दिया। राहुल ने साथ के साथ रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके कहा, हेलो, कुछ देर में एक लड़की आएगी मुझसे मिलने, उसका नाम जूही है, उसे आने देना। ठीक है सर, वो लड़की बोली। जूही दोबारा रिसेप्शनिस्ट के पास आई और राहुल से मिलने को कहा तो उसने बिना रोके उसे ऊपर भेज दिया। जूही ने जाकर राहुल के दरवाजे को नॉक किया। राहुल के कमिन कहने पर जूही अंदर आई तो वो राहुल को देखकर हैरान रह गई। इतनी पर्सनालिटी, इस उम्र में भी हैंडसम लग रहा था। उसे राहुल में विक्रम की झलक दिखाई दी। उसने कहा, गुड आफ्टरनून अंकल जी। फिर राज को देखकर भी उसने कहा, गुड आफ्टरनून अंकल जी। गुड आफ्टरनून, राज बोला। गुड आफ्टरनून बेटा, बैठो, राहुल बोला। जूही जाकर राहुल के सामने कुर्सी पर बैठ गई। राहुल ने पूछा, हवेली का क्या हाल है? जी ठीक है, जूही बोलकर फिर चुप हो गई। हम तुम्हें एक बात पूछें, क्या तुम्हें विक्रम पसंद है? जी, आप क्या पूछ रहे हो? जूही ने घबरा कर कहा। बहुत ही सिंपल बात तो पूछी है, हाँ या ना में जवाब दो, राहुल बोला। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, ना मैं विक्रम जी को ज़्यादा जानती हूँ। फिर तुम विक्रम से मिलने क्यों आई थी? जी, ये हमारा पर्सनल मामला है, आप कौन होते हो पूछने वाले? जूही ने कहा, मैं विक्रम का बाप हूँ और वो मेरा बेटा है। राहुल की बात सुनकर जूही अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। अब बोलो, मैं पूछ सकता हूँ ना? जी, आप पूछ सकते हैं। असल में जब ये पूड़े गए तो मेरे साथ बहुत फ्रैंक थे और कहते हैं कि ये भी बचपन में किडनैप हो गए थे और इनका नाम विक्की है। मैं कैसे मान लेती, सो मैंने इन्हें कितनी बातें सुना दी। सुनकर ये नाराज़ हो गए। बाद में पापा ने बताया यही विक्की है जो मेरे साथ किडनैप हुआ था और आपने हमें बचाया था। फिर मुझे सपना भी आया जिसमें मैं विक्रम को पुकार रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मुझे दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ उससे माफ़ी मांगने आई थी, जूही बोली। तो क्या उसने तुम्हें माफ़ कर दिया? वो कुछ नहीं बोले, जूही कहकर रो दी। अगर मैं तुम्हें यही काम दूँ तो तुम क्या करोगे? जी, इतनी बड़ी कंपनी में काम कौन नहीं करना चाहेगा। पहले बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा दोबारा किडनैप हुआ उससे 2 दिन पहले ही तुमने कॉन्फेंस किया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं खुद तुम्हारे प्यार का गवाह हूँ। ये देखो, कहकर राहुल ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जब वो विक्रम से कह रही थी कि मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और उसने विक्रम को लिपट कर किस करके कहा था कि अब हम दोनों बराबर हो गए। ये देखकर जूही ने शर्मा कर कहा, बस सर, सॉरी, मैं सब भूल गई थी, मैंने तो उन्हें जाने क्या क्या कह दिया। अब तो वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। जूही रो पड़ी।
देखो वो कोई पत्थर दिल नहीं है, तुम्हें दोबारा से उसे जीतना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राहुल बोला। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।